कभी सोचा है कि जिन प्लास्टिक की बोतलों से हम पानी पीते हैं या जो पेंट दीवारों पर चमकता है या फिर जिन सिंथेटिक कपड़ों को हम पहनते हैं वो सब आखिर बनते कैसे हैं? इन सब का एक सिरा जुड़ता है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से। आज हम एक ऐसी ही बुनियादी मगर बेहद अहम दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स की। ये वो रसायन है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे से चलाते हैं। इस पड़ताल के लिए हमारे पास जुबैर अहमद के तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं। जुबैर अहमद को तेल और गैस क्षेत्र में मतलब करीब 15 साल का अनुभव है और उनके नोट्स हमें हाइड्रोकार्बन की बुनियाद से लेकर पेट्रोकेमिकल्स की पूरी कहानी तक ले जाते हैं। तो हमारा मकसद है इन नोट्स की मदद से ये समझना कि पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और क्यों ये हमारी आधुनिक दुनिया के लिए इतने जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पेट्रोकेमिकल्स आखिर हैं क्या? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर असल में ये काफी सरल हैं। पेट्रोकेमिकल्स जी। ये वो रासायनिक यौगिक हैं जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल से या फिर प्राकृतिक गैस से निकाले जाते हैं। अच्छा। आप इन्हें आधुनिक दुनिया के समझिए बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे जैसे प्लास्टिक की लगभग हर चीज, पेंट, खाद, दवाइयाँ, डिटर्जेंट और सिंथेटिक धागे जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर, इन सब की जड़ में मतलब बेस में यही पेट्रोकेमिकल्स हैं। अच्छा। तो मतलब हमारी जरूरत की इतनी सारी चीजों का शुरुआती बिंदु तेल और गैस ही है। नोट्स में भी जिक्र है कि ये सब कुछ बुनियादी हाइड्रोकार्बन से शुरू होता है। ये क्या होते हैं? हाँ, हाइड्रोकार्बन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के सबसे सरल यौगिक। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल का काम करते हैं। ओके। कुछ मुख्य उदाहरण हैं जैसे मीथेन, CH4। जी। ये प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट है। हाँ, सुना है। हम इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये हाइड्रोजन और अमोनिया बनाने के लिए भी जरूरी है। अमोनिया मतलब वो जो खाद बनाने में काम आती है। अच्छा, फर्टिलाइजर वाला। बिल्कुल। फिर हैं इथेन, C2H6 और प्रोपेन, C3H8। ये भी प्राकृतिक गैस और LPG जो हमारी रसोई गैस है उसमें मिलते हैं। ये पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर इनसे इथिलीन और प्रोपाइलीन बनते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके। फिर ब्यूटेन, C4H10। ये भी LPG का हिस्सा है और पेट्रोल में भी मिलाया जाता है। और एक खास कच्चा माल है नैफ्था। हाँ, नैफ्था। ये कोई एक सिंगल केमिकल नहीं है बल्कि कच्चे तेल को रिफाइन करने पर मिलने वाला एक तरल मिक्सचर है। ये पेट्रोकेमिकल बनाने का, खासकर प्लास्टिक और एक और तरह के रसायन एरोमेटिक्स बनाने का सबसे बड़ा सोर्स है। समझ गई। तो ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नैफ्था, ये वो शुरुआती कच्चा माल है जिनसे आगे पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं। नोट्स में एक प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया है, स्टीम क्रैकिंग। इसे पेट्रोकेमिस्ट्री का दिल कहा गया है। ये क्या है और ये इतनी अहम क्यों है? हाँ, स्टीम क्रैकिंग ये वाकई पेट्रोकेमिकल उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोकार्बन, खासकर ईथेन, प्रोपेन या फिर नैफ्था, इनको बहुत बहुत ऊंचे तापमान पर, कितना? लगभग 800-900 डिग्री सेल्सियस तक, वो भी भाप के साथ गर्म किया जाता है। बाप रे! सोचिए, जैसे किसी बहुत लंबी चेन को तेज गर्मी और स्टीम से छोटे छोटे ज्यादा काम के टुकड़ों में तोड़ देना, क्रैक कर देना। क्रैकिंग, हाँ। और इन छोटे टुकड़ों का क्या होता है? ये ज्यादा उपयोगी क्यों है? ये छोटे टुकड़े असल में ज्यादा रिएक्टिव अणु होते हैं जिन्हें ओलेफिन कहते हैं। ओलेफिन? हाँ, ओलेफिन। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के असली वर्कहाउस है। मतलब इनसे ही आगे चलकर प्लास्टिक और दूसरे कई रसायन बनते हैं। स्टीम क्रैकिंग से मुख्य तौर पर 3 ओलेफिन मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है इथिलीन, C2H4। ये सबसे ज्यादा बनने वाला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेट्रोकेमिकल है। सबसे ज्यादा? जी हाँ। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया भर में जितना भी प्लास्टिक बनता है ना, उसका करीब 1/3 इसी इथिलीन से शुरू होता है। 1/3? बाप रे! हाँ, इसी से बनता है पॉलीइथाइलीन, PE, यानी वो प्लास्टिक बैग, दूध के डिब्बे, बोतलें। अच्छा, वो सब। हाँ, और PVC, पॉलीवाइनल क्लोराइड, जो पाइप, केबल, खिड़की के फ्रेम बनाने में लगता है, उसका आधार भी यही इथिलीन है। दूसरा है प्रोपाइलीन, C3H6। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ओलेफिन है। इससे बनता है पॉलीप्रोपाइलीन, PP, जो थोड़ा मजबूत प्लास्टिक होता है,
जैसे दही के कप, कार के बम्पर, रस्सी और कुछ कपड़े भी। अच्छा, कार के बम्पर भी? जी। और तीसरा है ब्यूटाडाइन C4H6। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल सिंथेटिक रबर बनाने में होता है। रबर जैसे टायर? बिल्कुल, खासकर गाड़ियों के टायर के लिए। और आजकल जो वो मजबूत वाला ABS प्लास्टिक आता है ना, उसमें भी ये होता है। कमाल है, मतलब एक ही प्रक्रिया स्टीम क्रैकिंग से प्लास्टिक बैग से लेकर कार के टायर तक के लिए कच्चा माल तैयार हो जाता है। यहीं से चीजें वाकई काफी दिलचस्प हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप क्रैकर में कौन सा कच्चा माल मतलब फीड स्टॉक डाल रहे हैं, उससे ये तय होता है कि कौन सा ओलेफिन ज्यादा बनेगा। अच्छा, कैसे? जैसे अगर आप ईथेन क्रैक कर रहे हैं, जो अमेरिका और मिडल ईस्ट में आम है, क्योंकि वहाँ ईथेन सस्ता है, तो आपको ज्यादातर इथिलीन मिलेगा। ओके। वहीं यूरोप और एशिया में नैफ्था ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नैफ्था क्रैक करने से आपको इथिलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाडाइन और एरोमेटिक्स बनाने के लिए भी कच्चा माल सब कुछ मिलता है। लेकिन हाँ, प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपने एरोमेटिक्स का जिक्र किया, जी। ये क्या है? ये ओलेफिन से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। ये पेट्रोकेमिकल्स का दूसरा बड़ा ग्रुप है। ओलेफिन तो सीधी चेन वाले अणु होते हैं, जबकि एरोमेटिक्स में एक खास तरह की रिंग स्ट्रक्चर होती है। एक बेंजीन रिंग कहते हैं उसे। बेंजीन रिंग? हाँ, ये मुख्य रूप से नैफ्था से ही एक दूसरी प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग? जी। इसमें नैफ्था को कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की मदद से बदला जाता है। 3 मुख्य एरोमेटिक्स हैं, बेंजीन C6H6, टोलुइन C7H8 और ज़ाइलीन C8H10। इनको मिलाकर शॉर्ट में BTX कहा जाता है। BTX, बेंजीन, टोलुइन, ज़ाइलीन। हाँ तो स्टीम क्रैकिंग से मिलने वाले ओलेफिन्स इथिलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाडाइन, जी। और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से मिलने वाले एरोमेटिक्स यानी BTX, जी, क्या इन्हीं को हम प्राथमिक पेट्रोकेमिकल्स कह सकते हैं? एकदम सही कहा आपने। ये वो फर्स्ट जनरेशन पेट्रोकेमिकल्स हैं जो सीधे रिफाइनरी या क्रैकर से निकलते हैं। ये खुद सीधे इस्तेमाल नहीं होते ज़्यादातर, बल्कि इनसे आगे और चीज़ें बनाई जाती हैं। हाँ, जैसा आपने बताया। हाँ, हमने ओलेफिन का इस्तेमाल तो देखे ही, इथिलीन से PVC, प्रोपाइलीन से PP, ब्यूटाडाइन से रबर। एरोमेटिक्स भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, उनके क्या यूज है? जैसे बेंजीन। बेंजीन से बनता है स्टाइरीन, और स्टाइरीन से बनता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टायरीन, वो थर्मोकोल जैसा? हाँ, बिल्कुल। वो डिस्पोजेबल कप, थर्मोकोल पैकेजिंग, वो सब पॉलीस्टाइरीन है। और नायलॉन बनाने में भी बेंजीन का रोल है। अरे वाह! फिर टोल्यून, ये सॉल्वेंट्स बनाने में और हाँ, TNT जैसे विस्फोटक बनाने में भी काम आता है। अच्छा, और ज़ाइलीन, ये खासकर पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिएस्टर फाइबर मतलब कपड़ों वाला? जी हाँ, हमारे बहुत से कपड़े इसी से बनते हैं। और पेट बोतलें भी, जो पानी कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलें होती हैं, वो भी ज़ाइलीन से ही शुरू होती हैं। ये तो वाकई एक पूरी चेन है। पानी की बोतल, कपड़े, गाड़ियों के टायर, पेंट, पैकेजिंग, सब कहीं ना कहीं इन मुट्ठी भर प्राथमिक पेट्रोकेमिकल्स से ही शुरू हो रहे हैं। तो फिर इन प्राथमिक पेट्रोकेमिकल्स से जो अंतिम उत्पाद बनते हैं, जिन्हें हम रोज देखते और इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लास्टिक, फाइबर, क्या ये द्वितीयक पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं? हाँ, कह सकते हैं। द्वितीयक पेट्रोकेमिकल्स, या ज़्यादा बेहतर शब्द है व्युत्पन्न उत्पाद, मतलब डिराइव्ड प्रोडक्ट्स। ये वो मटेरियल्स हैं जो प्राथमिक पेट्रोकेमिकल से आगे और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। खासकर एक प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन? हाँ, पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब है बहुत सारे छोटे अणुओं, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, उनको जोड़कर एक बहुत बड़ा अणु यानी पॉलीमर बनाना। प्लास्टिक असल में पॉलीमर ही होते हैं। अच्छा, तो प्लास्टिक पॉलीमर है? बिल्कुल। कुछ प्रमुख उदाहरण देखें तो पॉलीइथाइलीन PE, ये इथिलीन मोनोमर से बनता है। प्लास्टिक बैग्स, फिल्म, बोतलें। हाँ। पॉलीप्रोपाइलीन PP, प्रोपाइलीन मोनोमर से, कंटेनर, कार पार्ट्स, रस्सी, फर्नीचर। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ये इथिलीन और क्लोरीन से बनता है। पाइप, केबल, खिड़की, फर्श। पॉलीस्टाइरीन PS, स्टाइरीन मोनोमर से, जो बेंजीन से बनता है। डिस्पोजेबल कप, पैकेजिंग फोम। हाँ। PET, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट, ये ज़ाइलीन और एक और चीज़ इथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है। पीने की बोतलें, पॉलिस्टर कपड़े। अच्छा। इनके अलावा भी बहुत हैं, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल खुद, जो गाड़ियों में कूलेंट का काम करता है। मेथनॉल, जो ईंधन है और दूसरे रसायन बनाने में काम आता है। लिस्ट बहुत लंबी है। संक्षेप में कहें तो हमारी आज की जो मॉडर्न सभ्यता है, वो इन डिराइव्ड प्रोडक्ट्स पर बहुत बहुत ज़्यादा निर्भर है। हाँ, ये तो है।
घर, दफ्तर, अस्पताल, ट्रांसपोर्टेशन, खेती, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां ये ना हो। ये सब एक बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर कैसे होता होगा, मतलब प्लांट में। नोट्स में कुछ मुख्य रिएक्शंस और प्लांट के सेटअप का भी जिक्र है। क्या हम उसे थोड़ा संक्षेप में समझ सकते हैं? जरूर जरूर, हमने मुख्य प्रक्रियाओं का जिक्र तो कर ही लिया है ना। हाँ, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग और पॉलीमराइजेशन, ये 3 तो मेन हैं ही। इनके अलावा और भी कई रिएक्शंस इस्तेमाल होते हैं, जैसे डीहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकालना, या अल्काइलेशन मतलब कोई ग्रुप जोड़ना। ओके। और अगर पूरे इंडस्ट्रियल सेटअप को देखें तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो है। पहले कच्चा तेल या नेचुरल गैस रिफाइनरी में आता है। ठीक है। वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक तरह की छटाई समझिए, उससे इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे नेफ्था, एलपीजी, गैसोलीन वगैरह। फिर जो पेट्रोकेमिकल बनाने लायक हिस्से हैं, जैसे ईथेन, प्रोपेन, नेफ्था, वो स्टीम क्रैकर या रिफॉर्मर जैसी यूनिट्स में जाते हैं। वहाँ प्राथमिक पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, इथिलीन, प्रोपाइलीन, बीटीएक्स वगैरह। फिर इन्हें प्यूरिफाई करके अलग किया जाता है और फिर ये अलग अलग पॉलीमर प्लांट या दूसरी यूनिट्स में भेजे जाते हैं। अच्छा। और वहां जाकर बनते हैं अंतिम उत्पाद, जैसे प्लास्टिक के दाने, ग्रैन्यूल्स या फाइबर या लिक्विड केमिकल्स, जिन्हें फिर दूसरी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने में। वाकई ये एक लंबी यात्रा है, कुएं से लेकर हमारे हाथ तक आने वाले सामान तक। क्या ये उद्योग दुनिया में कुछ खास जगहों पर ही ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है? हाँ, काफी हद तक, क्योंकि इसके लिए कच्चे माल यानी तेल और गैस की जरूरत होती है, और दूसरा इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। ये छोटे मोटे प्लांट नहीं होते हैं। तो हाँ, ये उद्योग कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों में ज्यादा फला फूला है। नोट्स में कुछ प्रमुख सेंटर्स और कंपनियों का उल्लेख भी है। कहाँ? जैसे मिडिल ईस्ट, खासकर सऊदी अरब, वहाँ सैबिक, अरामको जैसी कंपनियां हैं। वजह साफ है, वहाँ सस्ता कच्चा माल भरपूर है। हाँ, ये तो है। फिर नॉर्थ अमेरिका, यूएसए में डाओ, एक्सॉन मोबाइल जैसी बड़ी कंपनियां हैं। कनाडा भी है, वहाँ शेल गैस की वजह से ईथेन आधारित उत्पादन काफी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। और एशिया, चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। साइनोपेक, सीएनपीसी वहाँ की बड़ी कंपनियां हैं। और भारत? भारत में भी ये इंडस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल हब्स में से एक है। फिर आईओसीएल, एचपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियां भी हैं। यूरोप में भी कई बड़े प्लेयर्स हैं। तो ये वाकई एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जिसके तार पूरी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये सब जानना क्यों जरूरी है, मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, पेट्रोकेमिकल उद्योग सिर्फ रसायन नहीं बनाता, ये हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था का इंजन है एक तरह से। ये एनर्जी सेक्टर, केमिकल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जोड़ता है। अच्छा, और ये ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, पैकेजिंग, फार्मा, एग्रीकल्चर, आप नाम लीजिए, लगभग हर दूसरे उद्योग को कच्चा माल देता है। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। नोट्स में इस फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी कही गई है। क्या? कि अगर कोई किसी पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऑपरेशन या मेंटेनेंस में है, तो उसके लिए ये समझना बहुत फायदेमंद होता है कि उनके प्लांट में कौन सा फीड स्टॉक आ रहा है, उससे क्या क्या बन रहा है, कौन सी यूटिलिटीज जैसे स्टीम, बिजली, कूलिंग वाटर सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और मुख्य उपकरण कौन से हैं, जैसे क्रैकर फर्नेस, रिएक्टर, डिस्टिलेशन कॉलम वगैरह। ये जानकारी होने से वो मेंटेनेंस की प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी समझ सकते हैं और प्लांट को ज्यादा सुरक्षित और एफिशिएंट तरीके से चला सकते हैं। ये बात तो है, प्रक्रिया को समझना हमेशा काम आता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो आज हमने जुबैर अहमद के नोट्स की मदद से पेट्रोकेमिकल्स की दुनिया की एक झलक देखी, काफी कुछ समझा। हमने समझा कि कैसे कच्चे तेल और गैस से बुनियादी हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, फिर स्टीम क्रैकिंग जैसी प्रक्रियाओं से इथिलीन, प्रोपाइलीन, बीटीएक्स जैसे प्राथमिक पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, और फिर पॉलीमराइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से प्लास्टिक, फाइबर, रबर जैसे वो अनगिनत उत्पाद तैयार होते हैं जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका इशारा नोट्स के आखिर में भी है। हाँ, हमने देखा कि ये पूरा उद्योग फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्मी ईंधन पर कितना ज्यादा टिका हुआ है ना। बिल्कुल। लेकिन दुनिया अब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, टिकाऊपन की, क्लाइमेट चेंज की चिंताएं हैं। नोट्स में ग्रीन पेट्रोकेमिकल्स का जिक्र है, जैसे बायोइथिलीन जो गन्ने या मक्के से बन सकता है, या बायोप्रोपेन। अच्छा, बायो बेस्ड। हाँ, साथ ही प्रक्रियाओं को और बेहतर और एफिशिएंट बनाने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल की भी बात है।
तो सोचने वाली बात यह है, और शायद यही हमारे सुनने वालों के लिए भी एक विचार है, कि क्या भविष्य में हम इन ज़रूरी पेट्रोकेमिकल्स को ऐसे तरीकों से बना पाएंगे जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों? क्या हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे? ये वो चुनौती भी है और अवसर भी, जिस पर आने वाले समय में बहुत काम होना है, और यकीनन जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।